नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, जैसे हमने एमटीएस में चलाया था, और ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप लोगों के ही फरमाइश पे चलाई जा रही है, क्योंकि एमटीएस में जो है आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला था। आई होप सीजीएल में भी देखने को मिलेगा। तो जिनको भी एग्जाम देना है, नियमित इस सीरीज को फॉलो करें, है ना। आज ये हमारा 5वां वीडियो है सीजीएल प्रैक्टिस सेट के ऊपर। क्वेश्चन की जो नेचर होती है बाइलिंगुअल होती है ना, इंग्लिश प्लस हिंदी में, तथा जो भी प्रश्न इस वीडियो के अंदर आपको मिलते हैं सभी जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है। हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही कोई चीज़ जानकारी देते हैं। इससे क्या होता है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाता है अलग टाइप का, और अधिक से अधिक प्रश्न भी कवर हो जाते हैं और याद भी रह पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है, केरल के प्रमुख त्योहार विशु में किस देवी देवता की पूजा होती है? Which deity is worshipped in विशु द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला, है ना। तो इसमें जो देवी देवता है, देखिए यहाँ पे देवी देवता के लिए डेटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा शब्द है ये, है ना। तो इसमें जो देवी देवता की पूजा होती है ये आपका है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की पूजा होती है विशु त्यौहार में। अब ये विशु त्यौहार कौन से ओकेजन में जो है मनाया जाता है आपका, कहाँ पे? केरला में। तो ये केरला का नव वर्ष है, न्यू ईयर है, ठीक है, न्यू ईयर है केरला का, ठीक है। इसके अलावा ये केरला के साथ साथ कर्नाटक के कुछ भाग में भी मनाए जाते हैं, है ना। तो अगर केरला का आप जान रहे हैं विशु है, ऑप्शन में नहीं है, और कर्नाटक है ऑप्शन में, तो कर्नाटक को भी पिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से एक और नववर्ष है जो इस प्रकार से अपवाद वाली बात रखती है, उगादी। उगादी जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, ये भी नववर्ष वाली फेस्टिवल है। ये आपका आंध्र प्रदेश जो है मतलब आंध्र प्रदेश और प्लस तेलंगाना, इन दोनों का कंबाइंड है। लेकिन इन दोनों के अलावा ये कर्नाटक के कुछ पार्ट में भी मनाए जाते हैं। तो कर्नाटक जो है मिली जुली सरकार है, विशु का भी नववर्ष मना लेता है कुछ पार्ट में, यानी केरल का, और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नववर्ष उगादी है ये भी मना लेते हैं कुछ पार्ट में। क्लियर हो गया यहाँ तक इतनी बात, है ना। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नाम से जो है जानते हैं। जैसे अगर आप तमिलनाडु में नववर्ष मना रहे हैं तो इसे आप पोतांदू कहेंगे, पोतांदू, है ना, पोतांदू कहेंगे, है ना। असम में अगर आप नववर्ष मना रहे हैं तो इसे आप बिहू कहेंगे। बिहू जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर नववर्ष बना रहे हैं तो इसका नाम होता है गुड़ी पाड़वा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे जगह जो है अलग अलग इनका नाम दिया गया है नववर्ष का, तो आपको इसी हिसाब से ध्यान रखना है। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम्स टीसीएस करा रहे हैं इसमें अब जो आपका फोक डांस और ये त्यौहार पूछने के तरीके ही बदल डाला इन्होंने, और जो क्लासिकल डांसेस हैं उनके भी तरीके बदल डाले। पहले कैसे पूछा जाता था क्लासिकल डांस से कि भाई फला फला राम नारायण तिवारी किससे संबंधित है, आजकल क्या पूछते हैं, राम नारायण तिवारी को पद्म भूषण कब मिला, राम नारायण 1988 में निम्न में से किसे पद्म विभूषण मिला, है ना। और वो कैरेक्टर रहेंगे आपके क्लासिकल डांस से। तो थोड़ा सा इंक्रीज तो किया है लेवल। इसके अलावा जो आपका त्यौहार आता है ये नहीं पूछता है कि व्हिच मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सीधे पूछता है कि ये कितने दिन चलती है, इसमें किस भगवान की पूजा होती है। तो आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो 5, 10, 15 मिनट की जो है क्लियर करा दूंगा, ताकि आपको आने वाले कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा हो गई विशु त्यौहार में। ये मैंने बताया अभी कि ये केरल का मेन त्यौहार है नववर्ष वाला, साथ ही साथ कर्नाटक के कुछ पार्ट में मनाए जाते हैं, है ना। ये मलयाली नववर्ष की जो है शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, मलयाली इसलिए यहाँ पे कहा गया, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि केरल का जो राजकीय भाषा है ये क्या है, मलयालम है। केरल में मलयाली भाषा बोली जाती है। देखिए जो साउथ के भाषा है ना, यहाँ से बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है। अधिकांश बच्चे तो ये समझते हैं कि ये सब भाषा एक ही अगल बगल की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। आप गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा, है ना, गड़बड़ नहीं करना है। ये सब भाषा जो है अलग अलग स्टेट के हैं, है ना। जैसे तमिल जो है ये आपका तमिलनाडु में बोला जाता है, तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश, और पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना, तो तेलंगाना में बोला जाता है।
मलयालम जो है ये आपका केरला में बोला जाता है, और जो आपका कन्नड़ है तो नाम से स्पष्ट है तो कनाडा में बोला सॉरी कर्नाटक में बोला जाता है। कनाडा में तो इंग्लिश बोली जाएगी भाई, है ना। इसके अलावा केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम जो है, इससे भी पूछे गए हैं कि भाई इसमें किस देवी देवता की पूजा होती है, तो इसमें भगवान विष्णु की ही पूजा होती है ना, मोहिनी अट्टम में। तो बड़ा अच्छा याद रखने के लिए है कि केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम, और जो नववर्ष त्योहार है विशु, इन दोनों में सेम गॉड का पूजा होता है, भगवान विष्णु का, नारायण का। इसके अलावा पोंगल, पोंगल जो है ये पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब ये नव वर्ष वाला बात खत्म करते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट की जानकारी है, ठीक है। नव वर्ष वाली बात हमने कर लिया कि तमिलनाडु के नव वर्ष को पोतांदु कहा जाता है, पोंगल एक अलग त्योहार है ना। देखिए पोंगल हो गया, बिहार का छठ पर्व नामी है ना। इसके अलावा मकर संक्रांति, मकर संक्रांति देखिए सिर्फ बिहार यूपी में ही नहीं होती, बिहार में भी हो सकता है, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में भी, राजस्थान के कुछ पार्ट में, है ना। तो ये मकर संक्रांति का एरिया काफी लंबा चौड़ा है ना। महाराष्ट्र में भी मकर संक्रांति ही कहते हैं इसको, है ना। तो ये सभी जो है आपका ये मकर, इन सभी जितने भी त्योहार यहाँ पे मैंने बताया, पोंगल, छठ, मकर संक्रांति, इन तीनों ही त्योहार में भगवान सूर्य की ही पूजा होती है, भगवान सूर्य की ही पूजा होती है। इसके अलावा आपने तमिलनाडु का एक पर्व का नाम सुना होगा, थाईपुसम, थाईपुसम, इसमें भगवान मुरुगन की पूजा होती है, मुरुगन, भगवान मुरुगन की पूजा होती है। तेलंगाना का एक नृत्य आपने सुना होगा, महोत्सव बोनालू, बोनालू में महाकाली की पूजा होती है, काली की पूजा होती है। आपने एक सुना होगा तेलंगाना का बथुकुम्मा, बथुकुम्मा, बथुकुम्मा में महागौरी की पूजा होता है। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है। इसमें मैं एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर ही देता हूँ ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। आपके हित के लिए जो होगा सब कुछ करूँगा, है ना। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की सर्वोच्च ऊंची शिखर कौन सी है। देखिए आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है, हर स्टेट के सर्वोच्च शिखर आपको जरूर थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। व्हिच इन द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो कालसुबाई है, कालसुबाई। देखिए महाराष्ट्र में अगर आप आएंगे, मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे बहन को बाई बोला जाता है ना, बहन को बाई बोला जाता है, बाई, है ना। तो यहाँ पे इस नाम से भी आप जो है इसे याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र के भाषा से मिलता जुलता नाम है कालसुबाई, है ना। तो ये जो है आपका महाराष्ट्र का सर्वोच्च पीक है ना। कालसुबाई की जो टोटल हाइट है ये 1636 मीटर है, और इसे एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। केरल की अगर आपको सबसे ऊंची चोटी पूछे तो, है ना, वेस्टर्न रीजन का जो अनाईमुदी है, या जिसे अन्नामलाई कहा जाता है, ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिमी घाट श्रेणी की जो है आपका क्या है, पिक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है, और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, केरल में स्थित है। इसके अलावा सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है पूर्णतः, टोटली जो सबसे ऊंचा चोटी है शुद्ध रूप से इंडिया का, ये कंचनजंगा है। अगर आप मिली जुली सरकार की बात करेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी जो सबसे ऊंची चोटी जो है, पिक जो है, ये K2 हो जाएगा, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। अब ये भाई पूर्णतः शुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान POK वाली एरिया को घेरता है, तो इसीलिए इसको हम अपना पूर्ण नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ण हमारा जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में है, और ये वर्ल्ड का, भारत का पहला और वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। तो दूगो इससे पहले होगा, तो एगो माउंट एवरेस्ट है सबसे पहले नंबर पे, और दूसरा नंबर पे K2 है, और तीसरा नंबर पे कंचनजंगा है। आपका विश्व के 3 जो है सबसे ऊंची पर्वत आपके सामने है, सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट, 2 नंबर पे K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो भारत और पाकिस्तान के साथ है, कंचनजंगा 3 नंबर पे जो पूर्णतः भारत का है, और कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो देवमाली, उड़ीसा में ही महेंद्रगिरी पर्वत है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी होती है, तो इसे भी ध्यान आपको रखना है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो आपका कामेत हो जाता है, कामेत, है ना, नंदा देवी से थोड़ा सा छोटा है कामेत, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। उत्तराखंड जो है उसके जो हिमालय के पार्ट, जैसे मैंने आपके नदी के अनुसार बताया था, 4 पार्ट में हिमालय को बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय,
है ना, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो उत्तराखंड वाला जो रीजन है ये किस हिमालय के अंतर्गत आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से रटा दिया हूं ताकि आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, आपको छूटना नहीं चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में जगदीप धनखड़ के साथ विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? हु वाज द अपोजिशन कैंडिडेट अलोंग विथ जगदीप धनखड़ इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, है ना, कि ये जो अलोंग विथ होता है अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले के अकॉर्डिंग जो है आने वाले वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे तो फिलहाल वर्ब की इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसके बाद अगर वर्ब की इस्तेमाल होता तो इस जो है ये इससे पहले वाले जो सब्जेक्ट होता इसके अनुसार होता। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द है, विथ है, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है ना, ये सब जो भी शब्द हैं इनके पहले वाले जो सब्जेक्ट फर्स्ट होता है उनके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। याद आ गया तो थोड़ा सा बता दिए, हमारा काम ही है आपको बताना भैया, है ना। तो जो इसमें उम्मीदवार थे ना जगदीप धनखड़ के, जो अपोजिशन में जो कैंडिडेट थे ना, ये मार्गरेट अल्वा थे। कौन थे? मार्गरेट अल्वा, है ना। और कौन जीते हैं? तो जगदीप धनखड़ साहब जीते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये देश के जो हैं 14वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में। अच्छा, ये वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य में राज्यपाल के पोस्ट पे थे? गवर्नर के पोस्ट पे थे। तो जगदीप धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल में गवर्नर के पोस्ट पे कायम थे इससे पहले, उपराष्ट्रपति बनने से यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले। हमारे देश में 2 बार उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट संभालने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो 2 व्यक्ति हैं। सबसे पहले एस राधाकृष्णन साहब, जिन्होंने 2 बार लगातार ये की पोस्ट को जो है होल्ड किए हैं। इसके अलावा हामिद अंसारी साहब, जो हाल फिलहाल में ही, है ना, वेंकैया नायडू साहब के पहले, इन्होंने भी 2 कार्यकाल तक जो है वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभाला है ना। दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से कितने बात हो गए भाई? अपोजिशन में कौन थे? मार्गरेट अल्वा, है ना। और कौन है? जगदीप धनखड़। कितने नंबर का है? 14वें नंबर का है। किसका स्थान लिया? तो वेंकैया नायडू साहब का स्थान लिया। उपराष्ट्रपति के 2 बार पोस्ट संभालने वाले कितने जन हैं? 2 जन हैं। कौन कौन है? एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी साहब हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा आते हैं और आगे। उपराष्ट्रपति जो है ये क्या होता है भाई, इनके बारे में थोड़ी सी एडिशनल फैक्ट। तो ये जो राज्यसभा है, जो आपका अपर सदन है ना, संसद के, उनके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने एक बार और पूछा था और बहुत बच्चे गलत किए थे, तो मैं उनका जो है जवाब दे के बताया था कि ये है ना। इसी प्रकार से 2022 में राष्ट्रपति की भी चुनाव हुई, जिसमें अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, सेकेंड महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा। तो इनके विपक्ष में कौन खड़ा थे? तो जसवंत सिन्हा जी खड़े थे, है ना। तो ये बात दोनों ध्यान रखेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जो अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसका निपटारा कौन करेगा? ये क्वेश्चन कई बार सीजीएल में आ चुका है कि मान लीजिए किसी कारण बस कि राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो है कोई भी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई या कोई विवाद हो गया, कोई भी जो ऐसा मनमुटाव टाइप से कुछ भी हो गए मान लीजिए, तो इसको जो निपटारा है इसमें कौन इंडल्ज होंगे? तो ओनली भैया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीचे इन चीजों की फैसला नहीं होगी, नहीं तो ये जो है पोस्ट की गरिमा को जो है थोड़ा सा डाउन करेगा, क्योंकि आप राष्ट्रपति साहब की बात को लेके कोर्ट में आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या दिखाओगे, है ना। ठीक है, समझ गए। अब बात वही है कि अगर अंबानी साहब के घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो 150 रुपया वाला फीस क्लिनिक में नहीं जाएगा, वो अमेरिका ही जाएगा। समझ रहे हैं। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन ईयर्स? देखिए, इस प्रकार से कई सारे पुस्तक है ना, इस प्रकार से कई सारे पुस्तक है। द गोल्डन ईयर्स है, द गोल्डन गेट है ना, द क्रिटिकल ईयर्स है ना। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। द गोल्डन गेट भी है ना, द गोल्डन गेट भी है। तो यहाँ पे जो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं ये आपका रस्किन बॉन्ड है, जाने माने राइटर रस्किन बॉन्ड के पुस्तक है ना। कौन सा? है ना, ये आपका गोल्डन ईयर्स है ना। इसके अलावा इनके कुछ और पुस्तक जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी हाल फिलहाल में द ब्लू अम्ब्रेला पूछा गया था इनके पुस्तक,
रूम ऑन द रूफ, जो छत पर का रूम है ना, उसके बारे में बात हो रही है। एंग्री रिवर, ये तीनों ही पुस्तक, और अभी आपने एक देखा है ना, तो ये चारों ही पुस्तक जो है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द गोल्डन गेट भी पुस्तक है जिसका हमने अभी अभी जिक्र करा। इसके अलावा ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल, ये तीनों ही पुस्तक आपको मैं हमेशा याद रखने के लिए बोलता हूँ, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और घुमा फिरा के यही क्वेश्चन अगर इस राइटर से आता है तो आता है। ठीक है, एग्जामिनर भी सेट कर लिया है कौन से कपाट खोलना है, ज्यादा मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सरकारी महकमा में खास करके मैं बता रहा हूँ, है ना, है ना। तो ये लोग भी अपना सोच के रखें कि यहाँ से निकालिए, ये ड्रॉ खोलिए, एक क्वेश्चन डालिए, ये ड्रॉ खोलिए, एक क्वेश्चन डालिए, ऐसा करते हैं। लेकिन क्या करता है कि जब फुर्सत में बैठा होता है तो वही चीज को जो है अंदर से खोज के लाता है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे द गोल्डन गेट, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ, द ब्लू अम्ब्रेला, रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, ये सब जो है किनके हैं, रस्किन बॉन्ड साहब के हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा के और कई सारे पुस्तक हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। जैसे आपका जो है गांधी आफ्टर इंडिया, इंडिया बिफोर गांधी, इस प्रकार से भी कई सारे पुस्तक हैं रामचंद्र गुहा के, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पुस्तक हमारा इनग्लोरियस एम्पायर, अंबेडकर ए लाइफ, है ना। इनके लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर को तो आप जानते ही हैं, नेताजी हैं, है ना। इनग्लोरियस एम्पायर लिखे हैं, अंबेडकर ए लाइफ लिखे हैं, एन ईरा ऑफ डार्कनेस लिखे हैं, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, है ना, अंधेरों का एक युग, है ना। तो ये भी पुस्तक लिखे हैं आपका शशि थरूर, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, है ना, खरीफ की फसल के उदाहरण कौन से हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं खरीफ रबी क्या होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में गलती क्यों हो जाती है, इस क्वेश्चन के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। देखिए, खरीफ आप जानते हैं कि ये कब बोई जाती है भाई, तो जून जुलाई में बोई जाती है, यानी जब मानसून आ जाती है, जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो इसके कुछ दिनों के बाद जो है आपका बोया जाता है क्या, खरीफ की फसल। और काटेंगे जब ठंडी जो है थोड़ा मिड में रहता है तब काटते हैं, है ना, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। ठीक है, तो ये जो खरीफ की फसल है, ये तो आप धान ऐसे ही जानेंगे क्योंकि धान के बारे में आप जानते हैं कि पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपास, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब भी आपके खरीफ फसल के ही उदाहरण हैं। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता है, तब भी आपके ऑप्शन में ये धान शब्द नहीं होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई इसे बच्चे ने पढ़ रखा है, इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो समय से पकड़ लेगा, इसीलिए इसको ये मत दो, है ना। आपको दलहन वाला चीज डालेगा। ये अरहर क्या है, अरहर का दाल खाते हैं ना घी डाल के, तो अरहर क्या है, दाल का फॉर्म है, ये आपको देगा, मूंग देगा, रागी दाल देगा, सोयाबीन, मूंगफली, इस सब में से पूछेगा, कपास वगैरह, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भी चीज यहाँ पे लिखा है ये सभी जो है खरीफ के उदाहरण है। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली। ठीक है, सभी बातों को ध्यान रखेंगे। ये आपका खरीफ क्रॉप्स है ना। इसके अलावा ये कब बोया जाता है, कब काटा जाता है बता दिया। बारिश जब चालू होती है उसके एक आध सप्ताह के बाद जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसके अलावा रबी की फसल, ये जैसे ही बोई काटी जाती है, जैसे ही खरीफ की फसल कट जाती है तो इसे इसका बोना स्टार्ट होता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल यानी बैसाख के महीने में इसे काटा जाता है। जैसे इसमें गेहूं, चना, है ना, मटर, जौ, है ना, ये सब जो है आपके तीसी है ना, तीसी को अलसी भी कहते हैं, है ना, तीसी को जो है अलसी भी कहते हैं। तो ये सभी जो है आपके किस में आ जाएंगे भैया, तो ये आ जाएंगे आपके जो है रबी के फसल के उदाहरण में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फसलों के बीच में समय का गैप हो गया। कैसे समय का गैप हो गया, एक आपने जून जुलाई में बोया, अक्टूबर नवंबर में काटा, दूसरा अक्टूबर नवंबर में काटा, मार्च अप्रैल में काटा, बोया और मार्च अप्रैल में काटा रबी की फसल, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए अप्रैल की शुरुआती सप्ताह में कट जाती है तो अप्रैल पूरा खाली है, मई पूरा खाली है, आधा जून भी खाली है। तो ये जो 2.5 से 3 महीने की जो आपका टाइम पीरियड है, इसके दौरान
दौरान जो फसल उत्पादन किए जाते हैं इसे जायद फसल कहते हैं। क्या? जायद फसल कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जायद फसल, है ना। तो ये जायद फसल में क्या किया जाता है भाई? अब इसे बोने और काटने का समय तो आप समझ ही गए ना कि ये 2 से ढाई महीना जो है अप्रैल से लेके, है ना, मतलब शुरुआती जून कह सकते हैं या पूरा मई कह सकते हैं, है ना। तो इसे जो है यहाँ पे लिखा है कि मार्च से जून के बीच मैंने यहाँ पे लिख डाले हैं, है ना। तो ये जो है आपका जायद की फसल होती है। इसमें कौन कौन सा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, ये सब जायद की फसल होती है। एक एक बात को इत्मीनान के साथ सुन के और समझते हुए चलेंगे। जो समझने वाली चीज है वो समझने में ही भलाई है, ठीक है। अगला है, किन दो नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है? देखिए जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है, उसी प्रकार से एक ब्राह्मणी नदी इंडिया में फ्लो होती है। ये भी जो है इंपोर्टेंट रिवर है और ये भी दो नदियों के संयोग से बनती है, ठीक है। व्हिच टू रिवर्स मीट टू फॉर्म द ब्राह्मणी रिवर्स, है ना। तो ये जो है आपका कोयल नदी और शंख नदी, नाम ही ऐसा है, कोयल नदी और शंख नदी, इन दोनों के मिलने से जो है आपका बन जाता है क्या? ब्राह्मणी नदी। क्या बनता है? ब्राह्मणी नदी, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी बताया भैया, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी जब मिल जाती है उत्तराखंड के अंदर, जगह का नाम देवप्रयाग, तो यहाँ से ही ये धारा जो बनेगी, दोनों का एक धारा मिलने के बाद बनी, तो यही धारा को गंगा कहते हैं। और जब ये पश्चिम बंगाल में जाता है तो पुनः दो भागों में बंट जाता है। तो जो इंडिया की तरफ मुड़ गया है इसे हुगली कहते हैं, और जो आपका बांग्लादेश में प्रवेश कर गया उसे हम पद्मा कहते हैं। तो ये गंगा नदी तंत्र है। इसके बीच में कई सारे सहायक जैसे रामगंगा, सरयू, गोमती, कोसी, है ना। इसके अलावा आपका महानंदा, इधर से हो जाएगा जमुना, सोन, है ना, फल्गु, निरंजना, इसे ही कहते हैं। तो ये नदी सब हो जाएगा गंगा की सहायक नदियों में। और ये ऐसे गंगा जो है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में फॉलो होते हुए बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में जाके गिर जाती है। तो ये गंगा नदी तंत्र 1 मिनट में था, है ना। इसके अलावा कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भैया? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। एमटीएस में अभी सवाल पूछा गया कि ब्रह्मगिरी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? कर्नाटक के 3-4 नदियों का नाम दे दिया गया, है ना। तो पता होना चाहिए। तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। साथ ही साथ कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा। और खाली दक्षिणी गंगा कहेगा, ये की को मैं काट दूं तो आंसर गोदावरी हो जाएगा। तो लैंग्वेज को भी पकड़ना है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भैया? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की 2nd लार्जेस्ट नदी है ना। और सबसे बड़ा फिर कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है, दूसरा सबसे बड़ी जो है कृष्णा है, तीसरा सबसे बड़ी जो है कावेरी है। और ये तीनों के तीनों ही नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी के, है ना, मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी के अमरकंटक की चोटी से होती है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? देखिए शहरी जनसंख्या वगैरह आपसे पूछ लिया गया, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना। व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, है ना। तो ये जो है आपका कहाँ पे है? तो ये आपका दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। जिस प्रकार से सिक्किम, इस प्रकार के 3 क्वेश्चन के उदाहरण होते हैं कि भाई सबसे कम जनसंख्या तो भी सिक्किम, सबसे कम अर्बन जनसंख्या तो भी सिक्किम, सबसे कम रूरल जनसंख्या तो भी सिक्किम। उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश में भी दिल्ली 2 क्वेश्चन का आंसर है। सबसे अधिक जनसंख्या तो दिल्ली, सबसे अधिक अर्बन जनसंख्या तो दिल्ली, सबसे अधिक रूरल जनसंख्या तो दिल्ली, है ना। समझ गए दिल्ली? तो इसमें तीनों है दिल्ली आंसर। और यही क्वेश्चन को अगर मैं स्टेट पे लागू करूं तो तीनों का आंसर है सिक्किम, है ना। लेकिन अर्बन वाला नहीं। सबसे कम पॉपुलेशन अर्बन की जगह आ जाएगा। सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम ग्रामीण पॉपुलेशन, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन, ये कहाँ पे आ जाएगा? सिक्किम के अंदर। इसका उल्टा है, सबसे अधिक पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी दिल्ली, सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन दिल्ली, सबसे अधिक रूरल पॉपुलेशन भी दिल्ली। समझ गए, है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है इंडिया में स्टेटों में, और सबसे अधिक अर्बन जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है ना। इसके अलावा ओवरऑल जनसंख्या भी यूपी में ही सबसे अधिक है ना, देश के अंदर, और ये कभी बदलेगा भी नहीं। इसके अलावा महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, ये मैंने अभी बात करा, है ना,
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली है। अब मैंने सिक्किम को रिलेट करके इन तीनों को एक ही साथ लिख के समझा दिया कि दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या भी है, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या भी है और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी है यूनियन टेरिटोरीज में, है ना। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या भी है, सबसे कम शहरी जनसंख्या भी है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी है अदर स्टेट में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में उदारीकरण का सही अर्थ क्या है ना। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लेवरेलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये जो है आपका उदारीकरण, इसका सही मीनिंग होता है कि जो निजी क्षेत्र की जो पावर है ना उसमें जो है इंक्रीज कर देना, पावर को बढ़ाना। यूं कहे तो इसके द्वारा जो नियम बनाए गए होते हैं निजी क्षेत्र में कोई भी धंधा या भी कोई भी बिजनेस वगैरह चलाने के लिए, कोई भी कंपनी वगैरह चलाने के लिए उसमें थोड़ा सा ढील देना सरकार के द्वारा, इसे उदारीकरण कहा जाता है। और एक निजीकरण होता तो उदारीकरण के जैसा ही होता है, लेकिन निजीकरण में इससे भी ज्यादा पावर जो है कंपनी को दिया जाता है ना। इसमें भी सरकार के पास कम पावर होता है। उदारीकरण में डायरेक्ट पूछा जाता है कि उदारीकरण की क्या विशेषता है। ऑप्शन में आपको होगा कि जो फर्म होता है उसके पास ज्यादा पावर होना, है ना। फर्म अर्थशास्त्र में जो है बिजनेस को कह देते हैं, है ना। प्रतियोगिता जो है मार्केट को कह देते हैं। तो कुछ टर्म है अर्थशास्त्र के, है ना। तो यहाँ पे क्या समझे कि जो आपका उदारीकरण होता है वो निजी क्षेत्र में जो कानून बने होते हैं ना फला काम संचालन करने के लिए, तो उसमें ढील देना, नियम में छूट देना, है ना। एक तरीके से उसे जो है अपने हिसाब से काम करने देना कंपनी को, इसे कहते हैं उदारीकरण। और इससे भी अगला स्टेप क्या है, निजीकरण। जैसे रेलवे वगैरह को जो है बहुत सारे आप सुने होंगे कि निजीकरण जो है किया जा रहा है। हालांकि ये कितना सच्चाई है मुझे इस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी पता नहीं चला। तो निजीकरण जो है ना ये मतलब किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसमें सरकार का जो है हिस्सेदारी नाम मात्र की रह जाती है, ठीक है। निजी क्षेत्र को उन उद्योग धंधे को चलाने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के थे, इसे उदारीकरण कहा जाता है ना। मतलब अभी मैंने निजीकरण का क्या बताया था, है ना, कि इसमें जो है सरकार के पास नाम मात्र की पावर हो जाती है। भैया आप किसी चीज का, मान लो स्प्राइट का बोतल खरीदे हो 13 रुपए की, है ना, तब दुकान वाले को क्या मतलब है मैं स्प्राइट रोड पे गिरा दूं कि पी लूं, है ना। तो ये आपके पावर में आ जाता है। उसी प्रकार से निजीकरण, है ना। और जो उदारीकरण है इसमें सरकार की चलती है बात, लेकिन कम चलती है ना। ढील देने का मतलब क्या, हमसे बॉस तुम रहो, है ना। तो समझ के दोनों बात, है ना, देसी भाषा में। बाद में की अर्थशास्त्र की भाषा में तो इसके बड़े गूढ़ तरीके से रहते हैं, जल्दी समझ में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज भी लिख दिया, मैंने जो बताया था कि निजी क्षेत्र के लिए बनाए गए कानून विषयक में ढील प्रदान करना उदारीकरण का लक्षण है ना, उदारीकरण का लक्षण है ना। इसके अलावा एक आपका वैश्वीकरण का नाम आपने जरूर सुना होगा। वैश्वीकरण में क्या होता है, अट्रैक्ट करना है विदेशियों को भी अपने चीजों के लिए। तो इसमें क्या होता है, मुद्रा का जो है भाव आप गिरा दीजिए, है ना। बहुत सारे इसमें फैक्टर जो है इसमें मेंट करते हैं वैश्वीकरण में, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 222 का संबंध किससे है, और वैश्वीकरण में एक हिसाब से आप डिपेंड हो जाते हैं, मतलब एक हिसाब से एक ही बाजार हो जाता है पूरा विश्व, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 224 का संबंध किससे है भैया, तो अनुच्छेद 224 में क्या होती है कि अगर आपने तथर्द न्यायाधीश का नाम सुना है क्या, तथर्द मैंने बता रखा है। तथर्द न्यायाधीश क्या होता है ना, तथर्द न्यायाधीश क्या होता है कि जब मान लीजिए कभी कभी वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाता है या फिर गणपूर्ति न पूरा हो पाता है न्यायाधीशों की, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के बाद किसी न्यायालय से भी ऐसे न्यायाधीश को जो है नियुक्त होने की योग्यता धारण करते हो, है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध जो है किया जाता है ना। कोई भी हाई कोर्ट से जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के योग्य हो उन्हें बुलाया जाता है जब गणपूर्ति पूरा न हो, कोरम जिसे कहते हो, है ना। तो इसे तथर्द जो है न्यायाधीश कहते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो तथर्थ न्यायाधीश जैसे सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही आपका 224 के थ्रू जो है हाई कोर्ट में भी नियमित जज जो होते हैं, जो परमानेंट उसी कोर्ट में काम करते हैं, इनके अलावा अगर जरूरत समझा जाए, है ना, तो अन्य जज की भी नियुक्ति जो है ये 2 वर्षों के लिए होती है ना, अनुच्छेद 224 से हाई कोर्ट में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा मैंने बता रखा है भाई हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, है ना, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं,
इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, तो राज्यपाल से मत करवा दीजिएगा, है ना। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो है की पोस्ट की जो मेन आदमी होते हैं उनको इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष, महान्यायवादी, है ना, राज्यपाल वगैरह, ये सब की नियुक्ति भी आपका कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 226 ये मैं कई बार बता चुका हूं, ये जो है ये आपका रिट जो जारी करते हैं ना हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के रिट जारी करने वाले जो है मतलब आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है यहाँ पे। और जो आर्टिकल 32 है ये सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की आर्टिकल है, जिस संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान का आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को, और ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के थ्रू जो है एक आर्टिकल है। देखिए दोस्तों, एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है कि मैं आर्टिकल भूल जाता हूँ। देखिए मैंने आर्टिकल के ऊपर एक मास्टर टाइप की वीडियो बना रखा है, हमारे ख्याल से 30 या 35 मिनट की शायद वो वीडियो है, उसमें मैंने 101 या 102 आर्टिकल्स ऐसे पढ़ाए हैं कि उस वीडियो के बाहर से आर्टिकल आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक भी मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है? हाई कोर्ट का प्रावधान होगा, और आर्टिकल 215 इसी से जो अगला है, ये हाई कोर्ट को रिकॉर्ड अभिन्यायालय बनाता है, और सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉर्ड अभिन्यायालय है, तो ये आपका 129 के थ्रू है। मैंने ये रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं एग्जाम्पल देके, 3 भाई वाला। इसके अलावा मुकुर्ती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मुकुर्ती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है मुकुर्ती। तमिलनाडु के कुछ अन्य नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये है आपका इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी आपका जो है तमिलनाडु में है ना। इसके अलावा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, है ना, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु। तो खैर मन्नार वाला तो आपको याद ही नहीं रखना है। क्यों नहीं याद रखना है भाई? क्योंकि ये मन्नार की गल्फ तो वही है ना तमिलनाडु में, जो श्रीलंका के बीच और भारत के बीच सीमा रेखा भी फॉर्म भी करने का काम कर लेता है ना। तो ये तो याद ही नहीं रखना, ये तो ऐसे ही याद है, मन्नार की खाड़ी है वहां, तो मन्नार मरीन नेशनल पार्क है। बाद बाकी जो है आपको याद रखना है। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तो आपका कहाँ पे हो गया जी? तमिलनाडु के अंदर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे हो गया जी? दिल्ली के अंदर, है ना। इसी प्रकार से एक है आपका महात्मा गांधी नेशनल पार्क, है ना, जो कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में है महात्मा गांधी नेशनल पार्क, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक है आपका जी संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क, तो संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है जी, है ना, है ना। और खाली संजय नेशनल पार्क कहोगे ना तो ये हो जाएगा एमपी के अंदर, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन सब थोड़ा जो आपका जो मिलता जुलता शब्द है उनको क्लियर करते चले तो ज्यादा बेटर है। मैंने यहाँ से इंदिरा गांधी नेशनल पार्क से आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, अच्छा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, नेशनल एयरपोर्ट भी है ना, जो खाली देश में ही आपको जो है हवाई यात्रा करवाएगा। तो ये आपका रायबरेली में है ना, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान इंटरनेशनल दिल्ली में। इसके अलावा जो आपका ये क्या बोले महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान एवं निकोबार में, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, खाली संजय नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। बनरघट्टा नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक के अंदर है, बेसिकली बनरघट्टा तितली नेशनल पार्क है। इसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसके अलावा पीन वैली नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अटल सुरंग भी हिमाचल प्रदेश में है ना। इसके अलावा हेमिश नेशनल पार्क ये लद्दाख के अंदर है, और हेमिश नेशनल पार्क एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे जो है विशाल नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे छोटा नेशनल पार्क का दर्जा पेंच को दिया गया है, लेकिन पेंच जो है ये 2 जगह जो है अपनी ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र और एमपी में। तो कहीं कहीं आप महाराष्ट्र देखेंगे, कहीं कहीं एमपी देखेंगे। इसके अलावा जो आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये आपका नागा अर्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है, साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार में है ना। तो ये सब जो है थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखना है। अगर पूछा जाए कि देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस स्टेट में है तो मध्य प्रदेश बताना है। और देश में सबसे ज्यादा जो आपका ये क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है तो फिर अंडमान निकोबार बताना है। मैंने आपको नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य
और टाइगर रिजर्व, इनमें क्या क्या थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती है बता रखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अम्बी सुब्रमण्यम, ए सुब्रमण्यम इसे लिखता है लेकिन पूरा नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। ए सुब्रमण्यम लेकिन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो ये आपका संबंधित है जी वायलिन से। आजकल वायलिन और सारंगी एग्जाम में ज्यादा चल रहा है, जो आपका प्लेयर है क्लासिकल म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके प्लेयर से, तो ये वायलिन बजाते हैं। गगन चंद्र चटर्जी भी वायलिन बजाते हैं, ज्योत्सना श्रीकांत ये भी वायलिन बजाते हैं। इसके अलावा कन्नाकुड्डी वैद्यनाथन ये भी वायलिन बजाते हैं, कन्नाकुड्डी वैद्यनाथन के वैद्यनाथन। एल सुब्रमण्यम ये भी जो है वायलिन से ही संबंधित है। नंदनी शंकर ये भी जो है आपका वायलिन से संबंधित है। एन राजन वायलिन से। तो ये सभी के सभी जो है वायलिन के कलाकार हैं। तो जो कलाकार आपके, जैसे कि एक कॉमन बुक है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लूसेंट, तो जो भी लूसेंट के अलावा है ये आप जरूर देखें, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि अधिकांश बच्चे लूसेंट फॉलो करते हैं, है ना। तो मैंने अभी इस एमटीएस के एग्जाम में देखा कि जो भी नृत्य के कैरेक्टर पूछे जा रहे हैं, है ना, 80 टाइम, अगर 100 टाइम पूछ रहे हैं तो 80 टाइम जो है ये जो है जो उस बुक में नहीं छपा है वो पूछे जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस पे माइंड कीजिएगा, जो इसमें लिखा है इसको थोड़ा देखिएगा, ये वायलिन से संबंधित है। इसके अलावा अधिक अम्लीय मिट्टी को किसके इस्तेमाल से उपजाऊ बनाया जाता है? देखिए, मिट्टी जब खराब हो जाती है या तो ज्यादा अम्लीय हो जाती है या तो ज्यादा क्षारीय हो जाती है। व्हाट कैन बी यूज टू मेक मोर एसिडिक सोइल फर्टाइल? देखिए, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, है ना। इसका उल्टा करेंगे तो बैरन हो जाता है, बंजर, बंजर, है ना, बैरन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एंटोसाइनो का एक ये हो गया, है ना। तो चूना अगर आप मिला देंगे तो जो एसिडिक मिट्टी है वो बैलेंस हो जाएगा और फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, देखिए चूना का दो प्रकार से आपसे सूत्रों पूछ लेता है कि जो कली चूना है, जिंदा चूना है, इसे क्या कहता है? तो इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और जो बुझा हुआ चूना होता है इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। जो जिंदा चूना है इसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO कली चूना भी कहते हैं इसे, और जो बुझा हुआ चूना है या मृत चूना है ये आपको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आदर्श मिट्टी का जो दोस्तों पीएच होना चाहिए ना, ये 5.5 से 7.5 होना चाहिए, यानी बहुत कमजोर एसिड होना चाहिए, बहुत कमजोर टाइप का जो है एसिटिक फॉर्म होना चाहिए, और बहुत कमजोर टाइप का जो है बेसिक फॉर्म होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये कमजोर स्ट्रॉन्ग कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे कोई भी चीज का पीएच मान 7 है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, इससे कोई विद्युत भी नहीं गुजरेगी। जैसे शुद्ध जल जो होते हैं ये आपका उदासीन होता है, लेकिन शुद्ध जल जब तक वर्षा का जल पृथ्वी पे नहीं गिरता है तब तक ही शुद्ध रहता है। ठीक है, जैसे ही पृथ्वी गिरे तो उसमें दुनिया भर का चीज मिक्स हो जाएगा, वो शुद्ध नहीं रहता है। तो जो शुद्ध जल होता है ना वो 7 पीएच रखता है अपने पास। अब यहाँ से मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एगो 6 होगा 7 से पहले, और यहाँ पे मान लीजिए 14 है, 12 है, 10 है, 9 है ना। तो मैंने बताया था कि अगर किसी चीज का 2 पीएच वैल्यू है तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपने जाने दीजिए, ये इसका उदाहरण ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो मैं एल्कोहल वाला उदाहरण देता जो लोग ड्रिंक करते हैं, है ना। तो ये जो है आपका ये 2 पीएच है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर आपका 5 पीएच है तो थोड़ा सा 2 के तुलना में कमजोर है, और 6 है तो बहुत कमजोर है, 6.5 है तो बहुत कमजोर है ना। समझ गए? इसी प्रकार से अगर 14 है तो एसिड मतलब जो भस्म है, जो बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, लेकिन अगर 9 है तो कमजोर भस्म, कमजोर बेस माना जाएगा। तो अम्ल जितना कम रहता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है, और बेस जो है जितना अधिक रहता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है, और जो 7 होता है वो तो न्यूट्रल हो जाता है। समझ गए? इस पीएच स्केल की खोज जो है सोरेनसन महोदय ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सोरेनसन महोदय ने किया था, CHSL में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा काली मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रेगूर मिट्टी कहा जाता है, या कपासी मृदा कहा जाता है, या ब्लैक चेनोजम कहा जाता है। इसका क्षेत्र इंडिया में महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी है, और यूं कहे कि जहां जहां तटीय प्रदेश है थोड़ा मात्रा में ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा तटीय प्रदेश में मैनग्रोव जो मतलब वन होते हैं वो भी देखने को मिल जाती है। ठीक है,
इसके अलावा नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसे बांगर कहते हैं। अब ये जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी इलाके में, जैसे बिहार के जो मैदानी भाग है, गंगा की मैदानी भाग, लगभग हर साल बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस साल जो है बाढ़ इधर से फ्लो हो रहा है, और ये अपने साथ जो अवसाद लाता है, अवसाद जो लाता है, तो ये छोड़ता जाता है। जो बाढ़ वाला पोर्शन है, पानी तो सब दिन नहीं रहेगा ना, बाढ़ तो सटक जाता है फिर। तो ये जो अवसाद लाया है और जिस दिन मिट्टी पे छोड़ा है ना, तो ये नया हो गया एक तरीके से। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। अब देखिए, ये इस साल की है, पिछले साल यही नदी यहाँ से बह रही थी, ऐसे यहाँ से बह रही थी, है ना, और इस बार यहाँ से बही है, तो इतना आगे बढ़ गया है और यहाँ पे इतना दूर छूट के बहा है। तो ये जो छोड़ दिया ना, जिसमें इस बार बाढ़ का कोई भी अंश नहीं आया, और ये पुराना ही मिट्टी है, इसे बांगर कहते हैं, है ना। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? रीड से बता देता हूँ। देखिए, ये नदी इस साल 2023 में जो बाढ़ आया, ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो अपने साथ ये अवसाद वगैरह लाया है, जिसे गांव घर में पांक भी बोलते हैं। पांक ये दलदल वाली टाइप होती है, इसमें बहुत सारे जो मिट्टी को चाहिए मिनरल्स वगैरह सभी चीज रहते हैं। तो ये जो पाट देता है ऊपर से, बाहर तो सटक जाएगा, है ना। तो इस वाले मिट्टी को क्या कह देते हैं? खादर कह देते हैं, यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी कह देते हैं, ठीक है। अब यही जो 2022 में ये बाढ़ जो है यहां से जा रहा था, ये नदी की जो रास्ता था ना, मान लीजिए कि ये नदी की जो रास्ता है, मैं बड़का लाइन खींचूंगा वहां से समझिएगा, ये नदी की जो रास्ता था ऐसे बह रहा था, है ना। तो ये वाला पोर्शन तो इस बार बढ़ा है, इधर चला गया है, लेकिन इतना दूर की पोर्शन तो इस बार में बाढ़ की पानी नहीं आवा, है ना। तो ये जो बच गया, जिसमें इस बार नया जो पांक नहीं पाटा गया, इसे हम बांगर कह देते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। बहुत बड़े बड़े समझाने के लिए है, लेकिन छोटे में समझ जाए तो बड़ा की क्या काम है ना। इसे ही बांगर कहते हैं, और जो हर मतलब इसी बार के बाढ़ से पाटा गया उसे खादर कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि खादर ज्यादा उपजाऊ होगा, है ना, क्योंकि इसमें मिनरल्स अभी अभी फिल हुआ है बांगर के अपेक्षा, है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा है खादर। अच्छा, खादर अधिक उपजाऊ होता है, बांगर कम होता है, ये तो मैं बता ही दिया। इसके अलावा भूरा ब्राउन शैवाल को क्या, किस वर्ग में रखा जाता है, या फिर क्या कहते हैं? Which class does brown algae belongs to, है ना। अभी अभी आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि रेड शैवाल को क्या कहा जाता है, तो मैंने यहाँ पे ब्राउन रख लिया है। हरा शैवाल का आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि पत्ते का रंग जो है हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, तो उसी के नाम पे हरा शैवाल का भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ब्राउन और रेड ही पूछा जाता है ना। तो जो ब्राउन को कहते हैं ना, इसे फियोफाइसी कहते हैं, फियोफाइटा भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। फियोफाइसी कहते हैं, फियोफाइसी कुल से आते हैं, इसे फियोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है। लाल शैवाल को जो है रोडोफाइसी डिवीजन में रखा गया है, इसे रोडोफाइटा भी कह सकते हैं, ठीक है, रोडोफाइटा, है ना। तो ये दोनों को ध्यान रखिए, जो फियोफाइसी या फियोफाइटा होता है ये आपका ब्राउन के लिए, अलगी के लिए, और रेड अलगी के लिए जो है रोडोफाइटा है। इसके अलावा जो पौधे की कई सारे डिवीजन, थाइलोफाइटा जो समूह होते हैं, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये तो अलग चीज है, इनके इंटरनल पार्ट में इसका नाम है ये अलगी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप तो जानते हैं कि थाइलोफाइटा के अंदर अलगी भी आ जाते हैं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया भी काफी हद तक आ जाते हैं, कवक भी आ जाता है, फंगी, है ना। तो ये तो एक अलग चीज था, ये इंटरनल रूप से कि शैवालों में भी जो अलग अलग कैडर के लाल, भूरा, हरा होता है उनको क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार से थे, ठीक है। इसके अलावा जो लाल शैवाल होता है उसमें आपका वर्णक होते हैं क्लोरोफिल, और जो हरा भूरा शैवाल होता है इसमें आपको फाइक्रोएथ्रिन होता है ना। तो ये इतना आपके अंदर नहीं जाना है, आपको सिर्फ जानना था कि इसे क्या कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका अगर शैवाल की थोड़ी सी विशेषता जान ले, तो इसमें पत्ता, है ना, तना वगैरह एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं। एक शैवाल का नाम है आपका जी क्लोरेला, इसे जो है अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं ये ऊपर लेके जाते हैं अंतरिक्ष में, खाते भी हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा शैवाल के अध्ययन को हम फैकोलॉजी, यानी अलगी की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम फैकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सीजीएल के लिए सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। बेशक एकदम अच्छा लगा होगा आपको, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एमटीएस की वीडियो जो है 2-3 घंटे के बाद आएगी, है ना।